Subscribe my channel and press bell icon for new video notifications। भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर में आज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो तरह तरह की भू-आकृतियाँ भारत में दिखाई देती हैं उनको हम कई वर्गों में विभाजित करके देखते हैं। आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, यानी कि यहाँ पर जो आकृतियाँ हमें भू आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं उसको हम कई वर्गों में विभाजित कर। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। 6 पार्टों में पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये हमें दिखाई दे रहा है। हिमालय पर्वत यह है पश्चिम से लेकर और इधर पूर्व तक ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। इधर जो नदी है वो है सिंधु नदी है। ये यहाँ पर सिंधु नदी है। ये तो ये इधर सिंधु नदी से लेकर और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये इस सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक चापाकार आकृति में, एक अर्धवृत्त आकृति में ये फैला हुआ है और ये हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से है। अगर इस हिमालय पर्वत की चौड़ाई की बात की जाए तो कश्मीर में ये जो चौड़ाई हमें दिखाई दे रही है ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है और इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो ये चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। पश्चिम में ये 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में ये है 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। अब इस हिमालय को हम देशांतरी रूप से इसको हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। देशांतर का मतलब ये है अनुदैर्ध्य रूप में या लंबवत रूप में, खड़े रूप में अगर इसको काट दिया जाए और जो प्रोफाइल या परिच्छेदिका हमारे सामने आएगी, जो हमें दिखाई देगी, उस आधार पर हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है महान हिमालय और इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। दूसरा है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। इंग्लिश में इसको बोले तो इसको ग्रेटर हिमालय, इसको लेसर हिमालय और ये शिवालिक। तो इसको 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर ये देख रही कैराकोरम श्रेणी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये लद्दाख। ये कैराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय के पार्ट है, यानी हिमालय के बनने से पहले इनका निर्माण हो चुका था। तो ये हिमालय के भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र है। ये जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी से लद्दाख श्रेणी से लगी हुई है। ये जास्कर श्रेणी से शुरू होकर और ये पूर्व तक ये महान हिमालय है और इस महान हिमालय के दक्षिण में ये यहाँ पर पीर पंजाल है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से शुरू होकर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से होते हुए ये श्रेणी यहाँ पर पूर्वी साइड में हमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियाँ। यहाँ तक ये मध्य हिमालय या लेसर हिमालय फैला हुआ है और सबसे बाहर की तरफ ये है शिवालिक श्रेणी और ये शिवालिक श्रेणी पूर्वी साइड में आकर ये लेसर हिमालय या मध्य हिमालय में ही मिल जाती है। अतः इधर इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, और कश्मीर में अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से हमने इसको 3 भागों में बांट लिया। अब इसका तीनों भागों का विस्तार से हम, पहला जो भाग है वो है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसको हमने हिमाद्री हिमालय भी बोला है, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो लगभग ये 6000 मीटर ऊंचा है और यहाँ विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं। हमें यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर, वो भी इसी हिमालय में है, महान हिमालय में ही है, जो नेपाल में है। इस हिमालय के निर्माण की बात की जाए तो इसकी जो प्रकृति है वह असममित वलन से यह बना है। सम्मित और असममित 2 प्रकार के वलन होते हैं। सम्मित होता है जिसमें दोनों भुजाएं वलन के समान होती है। असममित में होता है वलन में एक भुजा ज़्यादा झुक जाती है। तो यह
अत्यधिक वलन होने की वलन जैसी प्रकृति इस हिमालय में हमें दिखाई देती है। और यह जो श्रृंखला है ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और इसका जो आंतरिक भाग है, जो कोर है, वो ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से बना है। दूसरा भाग है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। इस हिमालय का पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण है ये अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है, यानी कि चट्टानों में बहुत अधिक दबाव पड़ा है और चट्टानों में परिवर्तन विकायंत्रित शैलों से भी इसका निर्माण हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो जो निम्न हिमालय या मध्य हिमालय है वो लगभग औसत रूप से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ की जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद यहाँ पर धौलाधर और महाभारत श्रेणी, ये महाभारत नेपाल में है, धौलाधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। ये भी यहाँ दोनों महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। और इसी हिमालय में हमें कश्मीर की घाटी, ये कश्मीर की घाटी का फोटो है। दूसरा हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कश्मीर श्रेणी है वह हिमाचल या निम्न हिमालय और ये जो महान हिमालय है इन दोनों के बीच में है, और ये इसका फोटो है। और ये जो में जो कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियाँ हैं यह निम्न हिमालय में है या मध्य हिमालय में है। और ये जो क्षेत्र है मध्य हिमालय वाला वो पहाड़ी नगरों के रूप में जाना जाता है। यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। तीसरा जो भाग है वो है शिवालिक। यह हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। ऊंचाई की बात की जाए तो 900 से लेकर ही 1100 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई दिखाई देती है। शिवालिक जो श्रृंखला है इसका जो निर्माण है वह मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के द्वारा जो लाए गए जो अवसाद है, असंपीड़ित अवसाद, उन अवसादों से के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसकी घाटियों में बजरी और जलोढ़ जैसी मोटे परत हमें यहाँ पर दिखाई देती है। निम्न हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों को यहाँ पर दून बोला जाता है। दून का मतलब यहाँ पर होता है घाटी या वैली। कुछ प्रसिद्ध घाटियां हैं जिनके जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है देहरादून और यहाँ पर हमें ये पाटली दून। ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी है और इस शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, जैसे हमने कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटी देखी, वो सारी घाटियां हैं, उनको दून बोला जाता है। और दून के नाम मतलब वैली, इसी के नाम पर यहाँ पर जो बसे नगरों का नाम रख दिया गया। जैसे देहरादून हो गया, ये यहाँ पर पाटली दून हो गया, कोटली दून भी यहीं पर है। और ये जो शिवालिक श्रेणी है इसके जो पूर्वी साइड में पूर्वी जो भाग है, इधर हमने इनको दून, घाटी को हमने दून बोला। उसी प्रकार से जो ये जो पश्चिमी भाग है, इस शिवालिक का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर हमें द्वार दिखाई देगा। तो द्वार का मतलब भी वैली होता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध वैली हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, तो ये शिवालिक में ही वैली के प्रकार हैं। इधर दून और इधर द्वार। अभी हमने हिमालय को लंबवत आधार के ऊपर या देशांतरी आधार के ऊपर विभाजित करके देखा, 3 भागों में बांट कर देखा, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसी प्रकार से अगर हम इसको क्षेत्रों के आधार के ऊपर अगर इसका विभाजन करके हम देखते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर इसका विभाजन करके देखें, तो इसको हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं। और ये जो आधार लिया गया है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार के ऊपर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सतलज और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसको हमने पंजाब हिमालय कहा है। इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी से लेकर ये सतलज नदी, यहाँ पर ये सतलज नदी बह रही है। तो इसके बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसको हमने पंजाब हिमालय
कहा है। इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, ये नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। तो ये जो बीच का जो पार्ट हो गया ये वाला, इसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और यहाँ इस काली नदी से लेकर ये यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है, और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है ये नेपाल हिमालय हो गया। और इस तीस्ता नदी से लेकर और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है आसाम हिमालय हो गया। इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में विभाजित कर कर देखते हैं। पहला जो भाग है पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ये सिंधु और सतलज के बीच में, जो अभी हमने मैप में देखा। दूसरा सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है उसको हमने कुमाऊं हिमालय कहा। तीसरा काली और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसको नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है उसको हमने असम हिमालय के रूप में विभाजित किया है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये वाली, और ये इधर ये सांगपो नदी भी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है चाइना में, तो ये यहाँ पर बहती है। तो ये जो हिमालय पर्वत है ये इसका सबसे पूर्वी भाग बनाती है। और यहाँ पर ये हिमालय इस तरह से एक पिन की तरह है, पिन सिंटेक्सनल बैंड, यानी एक सेफ्टी पिन की तरह है, एक मोड़ लेकर इधर मुड़ जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एक गहरी गाद से होकर बह रही है। गाद होता है, बहुत गहरी घाटी होती है जिसके बीच में नदी बह रही है। इस गार्ज का नाम है वो है दिहांग गार्ज। इस गार्ज से होकर ये नदी बह रही है और ये इसका पूर्वी भाग है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, इस उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ ये गुजरती हुई उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है, जहां पर इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ। ये पटकोई, नागा, ये मिजो श्रेणी। भारत का दूसरा जो भौगोलिक वितरण है, भू आकृति है, वो है उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान है ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमने मैप में अभी देखा है ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी का अपवा तंत्र है और ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो मैदान है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के माध्यम से ये भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं, ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। और हिमालय से उतरने वाली इन नदियों के द्वारा इस द्रोणी में ये जो गहरा एक हिमालय के निर्माण के समय जो गहरा एक बेसिन या द्रोणी जैसा क्षेत्र बन गया था, इस क्षेत्र में इन नदियों ने जलोढ़ों का निक्षेप किया है, यानी इनके साथ जो बहकर आए गए उपजाऊ जो मिट्टी थी उनका जमाव करने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अगर इस मैदान के विस्तार की बात की जाए तो यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है। यह हिमालय की तरह अर्धवर्ताकार रूप में है और 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। और अगर इसकी चौड़ाई को अगर हमें देखा जाए तो ये 240 किलोमीटर से लगभग 320 किलोमीटर तक यह चौड़ा दिखाई देता है। ये जो मैदानी क्षेत्र है इसकी जो मृदा है ये जो बहुत ही उपजाऊ है, यानी कि समृद्ध मृदा का आवरण यहाँ पर मिलता है, पानी की उपलब्धता भी यहाँ पर पर्याप्त है और जलवायु भी अनुकूल है। इस क्षेत्र इन सभी स्थितियों के कारण यहाँ पर जो कृषि की दृष्टि से ये अत्यधिक ही उपजाऊ क्षेत्र है। और कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण ही यहाँ पर जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र यह है। इस उत्तरी मैदान को हम मुख्य रूप में 3 भागों में इसको बांटकर देखते हैं। पहला जो है ये है पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो निर्माण हुआ है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का जो मैदान है मुख्य रूप से सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके द्वारा यह बनाया गया है। सिंधु नदी यहाँ पर है और इसकी जो सहायक नदियां वह झेलम, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ।
और ये जो भाग है मैदान वाला, यहाँ दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोला जाता है। जैसे पंजाब, तो पंजाब में यहाँ पर जो नदियाँ हैं 5 नदियों की या मुख्य रूप से बहती हैं। इन नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है उनको आब बोला जाता है। और चूंकि यहाँ पर लगभग 5 नदियाँ बह रही हैं तो इसलिए 5 और आब दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बन जाता है, पंजाब। इस प्रकार से इस क्षेत्र का नामकरण पंजाब हुआ है। दूसरा भाग है वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है वो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। घग्गर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये हरियाणा में होते हुए राजस्थान तक विलुप्त हो जाती है। दूसरा है तीस्ता नदी, नेपाल और इसके सिक्किम के बीच में जो नदी बहती है, यहाँ पर ये तीस्ता नदी बह रही है। और इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है यह है पूरा आपका पूरा गंगा का मैदान है। यह मुख्य रूप से अगर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र मैदान की बात की जाए तो विशेष रूप से यह असम में फैला हुआ है। असम वाला जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर हमने मैदान को देखा कि मैदान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यह आता है कि एक समतल क्षेत्र यह होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है कि समतल होगा। यहाँ पर भी जो भू आकृति है उसमें थोड़ी सी भिन्नता मिलती है यहाँ की आकृतियों में। तो इस आकृतिक भिन्नता के आधार के ऊपर इसको हम 4 भागों में वर्गीकृत करके देखते हैं। यानी कि समतल न होकर कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा या अलग प्रकार के यहाँ पर भू आकृति हमें नजर आती है। इसके आधार पर हम इसको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है भावर, तराई, भांगर और खादर। इनको इसी क्रम में हमें याद रखना है। ये क्या होते हैं एक बार इनको देखते हैं। भावर होता है कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल के ऊपर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिकाओं का निक्षेपण कर देती हैं और ये जो क्षेत्र बनता है वो भावर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत से उतरने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या कंकर और पत्थर बहाकर लेकर आती हैं। और इन कंकर पत्थरों का जमाव ये इस पर्वत से उतरते ही, यानी कि लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा था शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी से उतरते ही लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में ये यहाँ पर अपने साथ जो पत्थर, छोटे छोटे जो गुटिकाएं पत्थर वगैरह लेकर आती है उनका यहाँ पर जमाव कर देती हैं। और ये जब जमाव कर देती हैं इन गुटिकाओं में या इन छोटे छोटे पत्थरों में जो नदी का जल है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है और यहाँ पर हमें नदी का जल दिखाई नहीं देता है। तो ये जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की जो पट्टी है इसको हम भावर प्रदेश बोलते हैं। और इस भावर प्रदेश के आगे जैसे ही नदियों का जल पुनः प्रकट होता है उसको हम तराई प्रदेश बोलते हैं। ये दलदली क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर नदियों का जल निकल रहा है और उसके जो नदी में जो मिट्टी थी वो भी काफ़ी उपजाऊ है। अतः ये जो क्षेत्र है वो वनस्पति के रूप से भी समृद्ध है और यहाँ पर इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमें देखने को मिलेंगे। और चूंकि ये एक आर्द्र क्षेत्र भी है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मच्छर पेटी भी बोला जाता है। अब इस क्षेत्र से जैसे हम थोड़ा आगे चलेंगे तो नदियों के द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप कर दिया जाता है और कर देने के बाद ये क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। और जब नए वर्ष में अगली बार जब नदी दोबारा से आएगी तो इस क्षेत्र में नदी का जल नहीं पहुंच पाएगा और ये क्षेत्र नदी के जल से वंचित रह जाता है। इसको बांगर बोला जाता है और नदी अपना नया रास्ता ढूंढ लेती है और वो नए जलोढ़ का निक्षेप वहां पर करती जाती है। तो जो जहां पर नदी का जल पहुंच जाता है उसको हम खादर बोलते हैं। इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में बांटकर देखते हैं। हिमालय से उतरने वाली जो नदियां हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का जमाव कर देती हैं, जिसको हमने भावर प्रदेश बोला है, और नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। और जैसे ही नदियां आगे प्रकट होती हैं
उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्योंकि दलदली क्षेत्र है, मच्छर पेटी इसको कहा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य के जो क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद नदियों का जल जो पिछले सालों में यहाँ मिट्टी का जो जमाव कर दिया गया है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर फिर नदी का जल नहीं पहुँच पाता है और यह क्षेत्र बांगर प्रदेश कहलाता है। और जहाँ नदियों का जल पहुँच जाता है वह क्षेत्र खादर कहलाता है। देखा भावर प्रदेश, ये शिवालिक की ढाल के ऊपर यानी हिमालय से उतरते ही लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे छोटे पत्थरों का निक्षेपण होता है, वो भावर प्रदेश कहलाता है। और इसी प्रदेश के दक्षिण में थोड़ा सा अगर हम चलेंगे, जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं, वह तराई क्षेत्र कहलाता है। ये वन्य प्राणी और घने जंगलों से यह क्षेत्र समृद्ध है। और हमने यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की थी, बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो ये दूधवा राष्ट्रीय पार्क भी है यहाँ पर। इसको मैप में एक बार देखने की कोशिश करना, मैप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्षेत्र में जो पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनको बसाने के लिए, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए इस क्षेत्र के जंगलों को काटा गया है। तराई क्षेत्र से आगे की तरफ आएंगे तो बांगर प्रदेश है। तो ये जो प्रदेश है ये पुरानी जलोढ़ से बना हुआ होता है और नदियों का जो जल है इसमें यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। और ये जो वेदिका जैसी आकृति हमें यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि थोड़ा ऊंचा क्षेत्र हमें दिखाई देता है। और इस क्षेत्र में पुराने इस जलोढ़ में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि चूने के छोटे छोटे गुटिकाओं के रूप में या उसमें जमाव मिलते हैं, उसको स्थानीय भाषा में हम कंकड़ बोलते हैं। और जैसे ही इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, वो क्षेत्र खादर कहलाता है। नदियों के द्वारा नए और युवा निक्षेप प्रतिवर्ष यहाँ पर किए जाते रहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसका इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण होता है। यह खादर कहलाता है और ये बहुत ही उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए बहुत ही आदर्श क्षेत्र है। ये तीसरी भूआकृति की बात करें तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, वह इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। हमने देखा था कि भारत जब गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, तो इस उत्तर की तरफ मूव करने के दौरान यह मॉरिशस और रीयूनियन जो हॉट स्पॉट जो ज्वालामुखी था उस क्षेत्र से होकर गुजरता है और वहां पर इसमें यह लावे का निक्षेप या जमाव कर दिया जाता है और इससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है।